हेलो बच्चों, हमारा आज मैकेनिक्स का लास्ट वीडियो है ये, क्योंकि सेक्शन ए बी सी हो चुके हैं। ये सेक्शन डी है, ठीक है। और आपको पहले की तरह पता होगा सेक्शन डी क्या है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है और टोटल हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, राइट। मेरा एक्सप्लेन करने की मैं इतनी ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नकल का सहारा लेना ना पड़े, इंडिपेंडेंट होके बेधड़क होके आप पेपर दें, ठीक है। क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी हो सकता है यहाँ की ड्यूटी, यहाँ के टीचर्स और कहीं जाएं और यहाँ पे कोई और टीचर आए बाहर के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए इस प्रॉब्लम से पेश आने के लिए, ठीक है। तो मेरा बनाने का मतलब ये है कि एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसको पासिंग मार्क्स आप कम से कम लेके आएँ। अच्छे नंबर लाएंगे, पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन है। डेरिवेशन ऑफ फोर्स इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, उसके हिसाब से हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। डेरिवेशन ऑफ फोर्स इक्वेशन को हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कि इसको कहते हैं संरक्षण। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। जैसे हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मोमेंटम है ये। जैसे एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है और ना उसे ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे ही मोमेंटम को हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो सेफ रहता है। बेशक एक दूसरे से ऑब्जेक्ट टकराए, ठीक है, उसके बावजूद भी जो हमारा मोमेंटम है, जो हमारा, वो बिल्कुल सेफ रहता है। मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, कोई कमी नहीं आती। ये हमें इसमें करना है, ठीक है। तीसरा है व्हाट इज ए फ्री बॉडी डायग्राम, और इसकी सिंपल डेफिनेशन देनी है। फ्री बॉडी डायग्राम, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमने आपको ये नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन पेपर में आ सकता है। अभी बताऊंगा। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है एकदम। अभी तीसरे नंबर पे हम पहला शुरू करते हैं। नंबर 1 क्या है, डेरिवेशन ऑफ फोर्स इक्वेशन। फोर्स इक्वेशन क्या होती है हमारी, पता होगा आपके लिए, ठीक है। एफ इक्वल टू एम ए, ये होती है एफ इक्वल टू एम ए, जो फोर्स इक्वेशन जो होती है। अब देखिए, लिखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ड्राइव द एक्सप्रेशन एफ इक्वल टू एम ए। हमें यही प्रूव करना है कि एफ इक्वल टू एम ए किसी भी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, शुरू से ही, पहले दिन से ही वो बड़ा बड़ा आपको लिखना है। कैसे लिखोगे ये मैं बताऊंगा। सवाल 20 नंबर का है, तो भाई ये 2-4 लाइन में ख़त्म तो होगा नहीं। तो देखिए, जैसे आप इसको लिख लीजिए, ड्राइव द एक्सप्रेशन एफ इक्वल टू एम ए। अब आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पिंड पर, ठीक है, लगने वाला फोर्स उसके मास और एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको देख करके, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनो। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, उसके हिसाब से द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ मोमेंटम। अब मैंने क्या बताया इसका, कि न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से जो किसी भी बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है, वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू द रेट ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम है, उसके बराबर होता है, ठीक है। किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसके रेट ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। देखिए, जब हम रेट वाली बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम मोमेंटम को
ये किसी भी चीज को हम टी से डिवाइड कर देंगे। अगर रेट वाली बात आती है, रेट तो टाइम से लगता है ना, तो इसे हम टी से डिवाइड कर देंगे। तो द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ मोमेंटम। तो अब क्या होगा, जो हमारा फोर्स एफ है, देखिए हाँ दिखाई दे रहा है, फोर्स एफ क्या होगा, फोर्स एफ हमारे किसके समानुपाती होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। हम इसको क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है हमारा इक्वेशन कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है ये आपको मालूम है, पी को से हम दिखाते हैं मोमेंटम को, तो मोमेंटम पी बराबर किसके होगा, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। समझ में नहीं आया तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, पी इक्वल टू एम बी, यही होता है ना, क्लियर है। तो वो एक एक चीज लेके चलोगे, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शुरुआत की हमने एफ इक्वल टू एम ए से, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से जो हमारा फोर्स है वो क्या होता है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। तो मोमेंटम पी बराबर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ये होता ही है। तो पी बराबर एम बी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ये वाला प्रूव करना है हमें। तो पी हम लिख देते हैं, इनिशियल मोमेंटम को हम आई से शो कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम को आई से दिखा रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मास और इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा ना, क्योंकि पी इक्वल टू एम बी। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाई यू। यू क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम वी से दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखाते हैं। इसमें तो कोई चेंज मतलब परेशानी वाली बात ही नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ए है ये क्या होता है, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। क्या कर रहे हैं हम, निकाल क्या रहे हैं, ये क्या हो गया, ये है हमारा चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम बी। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। क्यों, क्योंकि क्या है ये चेंज इन मोमेंटम, फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। टी हमारा टाइम है। अब देखो इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, तो हमने यहाँ पे एम कॉमन ले लिया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं और स्लो कर देता हूँ बताने का तरीका, ताकि आप देखते रहें। मैंने एम यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी और हमारा इनिशियल वेलोसिटी बी माइनस यू बचेगा, डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, राइट। अब ये इक्वल टू हो जाएगा एम मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। वो कैसे आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सीलरेशन ए बराबर क्या होता है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर क्या था, चेंज इन मोमेंटम था, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई टी। तो अब ध्यान से देखो, ये जो हिस्सा है इतना वाला, ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो हमने एम इंटू ए कर दिया। ठीक है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, एम ए के। ठीक है, अभी हमारा एफ इक्वल टू एम ए नहीं आया, अभी क्या है, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए है। ओके, अब ये एफ इक्वल टू, ये अगर हम ये
प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे F इक्वल टू के एम ए। के क्या चीज़ है? के हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसका मान हम 1 रखते हैं। जब हम के इक्वल टू 1 रखेंगे तो एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा, राइट। आगे हमारा ये डेरिवेशन, ठीक है, जो हमने करना चाह रहे थे, एफ इक्वल टू एम ए। ओके, अब मुझे लग रहा है दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के, इसको देख करके, जूम करके समझ में ना आए, लिखने की मैंने कोशिश की है। बेशक सुंदर नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने कोशिश की है, पूरी मेहनत की है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे तो हमने जो उसकी इक्वेशन थी वो प्रूव की थी, फोर्स की, है ना, जो फार्मूला था। यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब जो हमारा मोमेंटम है वो भी हमारा रिजर्व रहता है, वो हमारा खत्म नहीं रहता। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, वो हमारा सुरक्षित है। बेशक किसी और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद भी जो उसका मोमेंटम है वो हमारा सुरक्षित रहता है। ये हमें ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। जैसे कोई एक गाड़ी आ रही है और किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, मान लो वो गाड़ी खड़ी है, तो क्या होगा? जो उसके अंदर मोमेंटम है चलती हुई गाड़ी का, आपको लगेगा गाड़ी तो रुक गई, रुकी नहीं है। उसने अपना जो मोमेंटम है वो किसको कर दिया ट्रांसफर? उसको, जो जिस गाड़ी से वो टकराया है, ठीक है। तो अब हमने इसे क्या किया, इसको हमने यहाँ लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट, मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया था, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, टू कोई भी पिंड हो लगा लो, कोई भी, है ना, क्या है? when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। देखिए यहाँ पे जो हमने किया है ये है कोलाइड, है ना। कोलाइड मतलब इसको हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ से टकराना, टक्कर। तो मान लीजिए हमारे कोई ऑब्जेक्ट हैं, ये कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है और मोमेंटम का, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड द टोटल मोमेंट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का किसी से टकराने से पहले का जो हमारा मोमेंटम होगा और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम निकलेगा, दोनों बराबर होंगे। यानी कि यही कहता है हमारा रूल कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, यानी टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा पिंड का, वो टकराने के बाद भी वही हमारा मोमेंटम निकल के आएगा। ऐसा हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यहाँ पे लगेगा न्यूटन्स का तीसरे नियम पे, आप एक बार गौर फरमाएं। तीसरा न्यूटन लॉ क्या कहता है कि वो आपको पता है, तीसरा लॉ एक्शन पे रिएक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब देखिए हमने क्या करा यहाँ पे, हमने ऑब्जेक्ट को एक को माना है ए और एक को माना हमने बी, हमने दो ऑब्जेक्ट माने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो ए है हमारा, ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन बी। तो ये क्या है? जब किसी चीज से टकराएगा तो वो क्या है? एक्सर्ट्स, यानी कि उस पर लगाएगा एन इक्वल फोर्स, बराबर फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर? जो हमारा ऑब्जेक्ट दूसरा बी है, ऑन बी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। पर वो फोर्स क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ए इधर को लगा रहा है तो बी, बेशक वो खड़ा है, बट उतना ही फोर्स इस साइड को लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो फोर्स बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन।
तो दिस विल कॉज ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो इससे क्या होगा, मोमेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। अब देख कैसे, सपोज गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी पीछे से आ रही है, वो जब उसे धक्का देगी तो वो जिसपे धक्का देगी वो उसका मोमेंटम उस पर ट्रांसफर होगा और वो गाड़ी भी आगे को जाएगी। ठीक है, और हो सकता है दोनों साथ साथ आगे कुछ दूर जाएं थोड़ी देर के लिए, इसमें कोई वो नहीं है। अब सपोज ए हमारा फोर्स लगा रहा है, देखिए F2 हमारा बी का फोर्स है और F1 हमारा ए का फोर्स है। मान लेते हैं, हम इसका उल्टा ही मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो अपनी पहचान के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा करते हैं। ये हमारा क्या है, बी का फोर्स है F2 और ए का फोर्स है F1। मैंने इसलिए किया है, ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है। ऐसे ही 1 फर्स्ट है, F2 सेकंड है। तो इस तरीके से F2 बराबर क्या होगा, माइनस F1। बराबर तो है फोर्स दोनों, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको माइनस में लिया है। अब मोमेंटम हमारा क्या होता है, देखिए फोर्स जो होता है हमारा क्या होता है, F बराबर किसके होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। किसी भी पिंड पर, ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई जब गाड़ी चल रही है, मोमेंटम में है, तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगी। तो यहाँ पे फोर्स F2 को हम लिख सकते हैं m2a2, क्योंकि m क्या है, b का मास है, एक्सेलरेशन है ना, जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है उस b का एक्सेलरेशन है। ये बराबर हम इसे लिख सकते हैं m1 a1 के। यहाँ तक क्लियर है बात। अब m2 एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने इधर बताया था आपको, एक्सेलरेशन a बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी हमने लगा दिया तो डिवाइडेड बाई टी करेंगे, और वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी अगर हम कम कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये देखिए, बी वेलोसिटी बी को दिखाते हैं हम, विक्ट्री वाली बी को हम दिखाते हैं फाइनल वेलोसिटी, और यू को दिखाते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा हमारा, m2 इंटू v2 माइनस u2, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। यहां तक देखिए, सवाल बताने से पहले लग रहा होगा कोई बहुत बड़ी तोप है, परेशानी है। अगर हम इसे तरीके से देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया ये, तो ये बराबर m1, इस एक्सेलरेशन की जगह पे हम ये लिख देंगे v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी। क्यों कि a1 क्या है, हमारा a का एक्सेलरेशन है, और ये जो हमारी वेलोसिटी है ये हमारी ए की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको v2 और माइनस u1 को ब्रैकेट में ले लिया, कुछ नहीं क्या है। हाँ, एक चीज और रह गई है, यहाँ पे इधर भी टी है, इधर भी टी है, तो ये दोनों टी कैंसिल हो जाएंगे, ये तो समझ में आता ही है। तो अब हमारा बचेगा कि यहाँ पे m2 v2 m2, अरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया v2 माइनस u2 बराबर माइनस m1, और ब्रैकेट के अंदर v1 माइनस u1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमारा इसका मास और जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी था, टी से टी कट गया, हमारा क्या बचा, v2 माइनस u2, ये वाला हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पे बचा m1 v1 माइनस u1 के। मैंने पहले ही लिख लिया है, लिखने में टाइम खराब होता है, और टाइम खराब होने का मतलब आपका कीमती टाइम खराब होता है, क्योंकि पेपरों का टाइम है, राइट। अब हमने क्या करा, इस ब्रैकेट को खोल दिया, ये तो मैथ में आप लोग सीखा ही है। जब हम इसे खोलेंगे तो इस m2 से अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ब्रैकेट खोलिए, m2 v2, ये m2 ये वाला v2 यहाँ आ गया, माइनस ये माइनस आ गया सिंबल, m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1। अब देखिए यहाँ माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर के सारे जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो m1 v1
प्लस M1U1 के। ओके, अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे M1V1 माइनस का है और ये M1U1 प्लस का है। इधर देखो M2U2 माइनस का है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को हम ये माइनस खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माइनस खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम ये वाला इधर ले जाएं और इधर वाला हम इधर ले आएं। तो दो करो, सिंपल है। M2V2 ये माइनस M1V1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है बात। और जब ये इधर जाएगा तो M1U1 हमने ऐसे लिखा रख दिया और ये जो है हमारा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा M2U2। अब इसमें एक चीज देखो ध्यान से, हमारा जो मोमेंटम होता है उसका फार्मूला क्या होता है भाई, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ देखो, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या है मैंने यहाँ लिख लिया है आपको समझाने के हिसाब से। देखो, इनिशियल मोमेंटम बराबर M1U1, क्योंकि U1 क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम बराबर किसके होगा, M1V1। सिर्फ V1 लिखने से ही ये हमारा क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया। ये किसका है, ऑब्जेक्ट ए का है, राइट। ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू M2U2। हम 2 से ही हम समझ पा रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है ये हमारा ऑब्जेक्ट बी का है। ऐसे फाइनल मोमेंटम M2V2 के, राइट। अब देखो यहाँ पे उससे हमें हेल्प मिलेगी। यहाँ पे है M2V2, यानी कि ये किसका मोमेंटम है, देखिए ये है हमारा किसका, ऑब्जेक्ट बी का। ये इनिशियल मोमेंटम किसका है, ऑब्जेक्ट बी का। तो देखो यहाँ हमने लिख दिया है फाइनल मोमेंटम ऑफ बी। हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम, मैंने एफ से दिखाया है मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को, और आई से दिखाया हमने इनिशियल मोमेंटम को। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, अब ये वाला प्लस ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, ये किसका है, ए का है। ये देखो, है ना, ऑफ ए, क्योंकि फाइनल मोमेंटम, क्योंकि M1V1 हमारा ऑब्जेक्ट ए का है, इक्वल टू, ये देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, क्योंकि M1 किसका है, M1U1 ए का। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। अब 2 किस में लगाया हमने, इनिशियल मोमेंटम बी में, हमने M2 और U2। क्लियर है, हमें यही तो प्रयोग करना था कि हमारा कोलिजन से पहले, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद जो हमारा मोमेंटम है वो टोटल मोमेंटम इक्वल होगा। अब देखो ये हमारा क्या है, फाइनल मोमेंटम है। अब थोड़ा इसे उल्टा पढ़ लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम यानी टकराने से पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम मतलब ए और बी का। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी इक्वल टू किसके है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ए। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा दिखाता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। अभी एक क्वेश्चन हमारा और रह रहा है, ठीक है, और इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ओके, अब बस थोड़ी देर आप इंतजार करें, मैं इसको अभी दूसरे वाले क्वेश्चन को तैयार करता हूं। हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है। 3 में से 2 करने होते हैं, और तीसरे में क्या है, ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं आपसे बता रहा था। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने तो पढ़ाया नहीं है, किसी और ने पढ़ाया होगा तो मैं कह नहीं सकता। फ्री बॉडी डायग्राम इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम का मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, स्क्वायर में बनाया है, ताकि जो फोर्स है मैं आराम से दिखा सकूं। ये कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है ये, ठीक है। अब जब इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को जब हम खींचेंगे तो हमेशा इस पे खींचने वाली कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो राइट को होता है। यहाँ लिख भी दिया है एफ, अप्लाई फोर्स, ये एफ
ग्रेविटी फोर्स हमेशा ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड में ही होगा और अप्लाई फोर्स राइट में लगेगा। अब बाकी ये दो फोर्स हैं, ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट में अपर साइड में ये हमारा नॉर्मल फोर्स लगता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा अप्लाई फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अप्लाई फोर्स इधर को है डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे ही ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अपर साइड में नॉर्मल फोर्स होता है। यही है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। मान लो ये कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उस पर ये तो सिर्फ एक ही लग रहा है फोर्स, या दो कह लो ग्रेविटी फोर्स को मिला करके, बाकी अगर बहुत सारे या फोर्स लगते हैं, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर बताऊंगा किस तरीके से लोड लग सकते हैं। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ। अभी ये है हमारा, देखो, फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन पेपर में हो सकता है FBD लिख के आए, ठीक है, इससे घबराना मत। FBD का मतलब है फुल बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी। फ्री बॉडी डायग्राम आर यूजफुल एड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्या पता लगता है, इसके मैग्नीट्यूड का और लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होते हैं कई बार, तो उसके फोर्स के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी होता है। बताऊंगा किस तरीके से, जस्ट थोड़ा सा बस इसे क्लियर कर दूं। ठीक है, ऑफ, देखिए, एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जब किसी ऑब्जेक्ट पर हमारे बहुत सारे फोर्स जब लगते हैं, तो क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन एनालाइजिंग, पहला स्टेप क्या है, हम उसे एनालाइज करते हैं कि कौन सा फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किधर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इन एनालाइजिंग एंड डिस्क्राइब करते हैं उसको। मोस्ट फिजिकल फेनोमेना इन्वॉल्व्स द केयरफुल ड्राइंग ऑफ अ फ्री बॉडी डायग्राम, और हम इसका फिर एक फिजिकली एक बहुत ही केयरफुल तरीके से हम एक ड्राइंग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसके बारे में हमने ये भी लिख दिया, थोड़ा सा जितना ज़्यादा लिखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है। ठीक है, तो वो हमारा 20 नंबर का है, और इसमें देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम आर पिक्चर्स दैट शो द साइज एंड डायरेक्शन। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, उस जो फ्री बॉडी डायग्राम का जो पिक्चर जो होता है डायग्राम, वो हमें क्या शो करता है, द साइज एंड डायरेक्शन। यहाँ पे साइज का मतलब मैग्नीट्यूड से है, यहाँ पे कुछ ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, साइज का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये शो करता है, दिखाता है कोई भी फ्री डायग्राम की पिक्चर जो है। ठीक है, ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑल ऑफ फोर्सेज, यानी जो फोर्सेज लगे हुए हैं, सारे फोर्सेज, ठीक है ना, जो इस पे लगे हुए हैं उसका क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द अप्लाइड फोर्स एरो पॉइंटिंग टू द राइट, हमने डायग्राम बनाया, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही लिखना वाला जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें द अप्लाइड फोर्स एरो पॉइंटिंग टू द राइट, लिख दो इसी के बारे में। हाउ फ्रिक्शन फोर्स, प्रेशर पॉइंट कितना है, कैसा लगेगा, वो क्या होगा, अप्लाई फोर्स के जस्ट अपोजिट में, वही यहाँ पे लिख दिया है। हाउ फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, फाइनली देयर आर स्टिल ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्सेज इन्वॉल्व। ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स इसमें इन्वॉल्व है, ये हमने बता ही दिया, आपको पता भी होगा। ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट साइड यानी अपर साइड में नॉर्मल फोर्स लगता है, और अप्लाई फोर्स के अपोजिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यही है हमारा
फ्री बॉडी डायग्राम यही बनाने पड़ते हैं। ये मैंने स्क्वायर में बनाया है आपको समझाने के लिए। मतलब हो सकता है ये कोई कार हो, ठीक है, हो सकता है कोई और तरह का पिंड हो, या फिर मैं आपको बता दूं ये एक पुली है और ये हमारा कोई बेट लगा हुआ है और ये हमारी रस्सी है और इसे कोई खींच रहा है, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा मान लो एक वेट है, ये वेट मान लो W, इस पे क्या हो रहा है, एक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से नीचे लग रहा है, तो हम यहाँ दिखा देंगे नीचे ये हमारा F ग्रेविटी फोर्स है और ऊपर ऊपर ये हमारा धागा है इधर जा रहा है, तो इस ये जो धागा है, ये जो रस्सी है, चैन है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये लगेगा ऊपर की साइड में, ठीक है। ऐसे हम इसको दिखा देते हैं। और अगर ये कहीं बंधा हुआ है तो हम उसको भी फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से दिखा देते हैं। ये इसका चैन पुली का या इसका ये डायग्राम बन जाता है। ऐसे ही जब बार बार बनाओगे तो इसमें प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमारा मैकेनिक्स का पेपर ख़त्म हो गया, चारों सेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। और बस मैं कल जो है आपका केमिस्ट्री का, कई लोगों के कमेंट्स आए हैं बच्चों के कि सर केमिस्ट्री का ही बना दो, मैथ का भी करता हूँ बात सुधी सर से मैथ के बारे में। केमिस्ट्री का मैंने गोपी सर से बात कर ली है, उन्होंने मुझे बना के भेज भी दिया है पेपर, बस मुझे एक्सप्लेन करना है और उसके आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट बच्चों, मेहनत करते रहो और थोड़ा सा हमारे भरोसे मत रहना, पता नहीं क्या होगा। हमें नोटिस मिल गया है कि आपको कहीं भी भेज सकते हैं यहाँ से अलग, तो थोड़ा केयरफुली करते रहो। हाँ, जिन लड़कों के पास जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या जिनकी मेरे पास नंबर नहीं है, जिसके मेरे पास नंबर हैं मैं उन्हें भेज भी देता हूँ, और उन्होंने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आराम आप से सारी वीडियो आती रहेंगी आपके पास, तो उन्हें शेयर कर देना, उनका ही भला हो जाएगा बेचारों का, ठीक है। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं।